नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। और सभी आज फिर से हम अपनी इंडियन पॉलिटी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने संवैधानिक संशोधन नाम के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सफर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होता है और सफर का मजा लीजिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। चलिए, तो सबसे पहली बात, इंडियन पॉलिटी में हम संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे थे और संवैधानिक संशोधन में हमने कहीं हद तक बहुत कुछ समझा दिया था आपको। तो संवैधानिक संशोधन की मैं बात करता हूं, जैसे आगे की बात करते हैं तो हमने प्रक्रिया के बारे में बताया, आपको परिचय के बारे में बताया और संविधान में संशोधन संसद किस प्रकार करती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। और उसके अलावा हमने संशोधनों के प्रकार बताए थे आपको कि 3 प्रकार के संशोधन संसद कर सकती है संविधान में। एक तो राज्यों के साथ मिलकर कर सकती है, एक विशेष बहुमत के द्वारा कर सकती है और एक साधारण बहुमत से कर सकती है। लेकिन कहा जाता है कि हमारी संसद के बारे में कि संसद भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है और वही एकमात्र ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अधिकतम भागों में संशोधन कर सकती है। यानी हमारे भारत की संसद को इतना ताकतवर बनाया गया है कि वह संविधान के अधिकतर भागों में यानी मैक्सिमम पार्ट्स में कई बार संशोधन कर सकती है। यानी इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। लेकिन हां, यदि भारत की सरकार को, यदि संसद को भारत के संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना है, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक हो जाती है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि संघीय ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। लेकिन खैर कोई नहीं, बहरहाल आज हम संवैधानिक संशोधन यानी महत्वपूर्ण संशोधनों की बात कर लेते हैं बच्चे। तो महत्वपूर्ण संशोधन जो है ये आपके एग्जाम में 101% आता है। मैं तो इसे 99% लेके भी चलूंगा नहीं, क्योंकि ये बताना आपके लिए गुनाह होगा यदि मैं इसे 99 लेके चलता हूं, क्योंकि गुनाह है, साफ गुनाह है, बिल्कुल ये मैं पाप करूंगा आपके साथ। लेकिन ऐसा ना कह के मैं ये बोलूंगा आपसे कि 100% कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं। और कई सारे बच्चों की, जब तक अब तक की मेरे टीचिंग करियर में मुझे अब तक ये महसूस हुआ है मैं कि बच्चे मैं इसकी पीडीएफ को डिवाइड करता था, यानी पीडीएफ बांटा करता था बच्चों के लिए, या फिर मैं प्रिंट आउट पढ़ाया करता था कि भाई ये पीडीएफ है, ये पीपीटी है और पीपीटी से पढ़ लीजिए। लेकिन बच्चों के दिमाग में वो सारी चीजें पहले बैठ जाया करती थी कि सर पीपीटी से क्यों, आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते। देखो, संवैधानिक संशोधन है, ये सारी चीजें एक स्टैटिकल फैक्ट है और स्टैटिकल फैक्ट को मैं पीपीटी से इसलिए पढ़ा दिया करता था ताकि आसानी हो जाती थी। लेकिन मुझे जब महसूस हुआ कि बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, ये अपने आप में बहुत लेवल के एग्जाम है। इनमें चीजें आजकल कॉन्सेप्चुअल आने लग गई हैं। अब स्टैटिकल वो चीजों को कम पूछने लग गया है। आजकल कमीशन जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछता है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, उसको आंसर पता है नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन देना उसका फर्ज बन गया है कमीशन का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अब से, यानी आज से इस लेक्चर से हम पीपीटी से ना, यानी इस टॉपिक को पीपीटी से नहीं पढ़ाकर मैं अपने करियर में इसको बाकायदा कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए, मैं संवैधानिक संशोधन डाल के और संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों की आज बात करने वाले हैं। और कई सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पेपर में पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संसद ने कौन सा प्रावधान किया था, और बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब बोलेंगे कि सर हमारे संविधान में तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो क्या 105 को पूरा करना है क्या? 1 से लेके 105 में तो आप पागल हो जाओगे। यानी 1 करना, फिर 2 करना, 3 करना, यानी 1 से लेके 105 तक की गिनती गाओ आप। करीबन करीबन मैं मानता हूं कि 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा बिल्कुल। यानी इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटों को याद करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैंने इसलिए बोला है कि हम संसद में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करेंगे। हम संशोधनों की बात नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण संशोधन जो हमारे लिए सबसे उपयोगी, हमारे लिए सबसे यूटिलाइज करने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए सभी डाल लेते हैं पहले इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी, और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, ये चैप्टर को पढ़ाते हुए, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा पर्पस 2 थे। पहला पर्पस ये था कि इस टॉपिक की वजह से मुझे पढ़ाना पड़ा, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कई बार पूछा जा सकता है और जाता भी है।
ठीक है, लेकिन दूसरा रीजन मेरा यह था कि मुझे आपकी सोच को बदलना था। आजकल की पब्लिक की यह सोच हो गई है, क्योंकि वो संविधान के बारे में इतनी समझ तो रखती नहीं है, लेकिन जब आदमी के कच्चे कान होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी ऐसी चीजों पर जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, उन पर भी विश्वास कर लिया जाता है। कई सारे, हमारे भारत की बात करें तो भारत की लिटरेसी रेट कोई इतनी अच्छी नहीं है। भारत की लिटरेसी रेट इतनी अच्छी नहीं है। अब इस लिटरेसी रेट के अच्छे ना होने के कारण से आप इतना पता लगा लीजिए कि यदि मैं आज कोई सभा आयोजित कर रहा हूं और मैं उस सभा में कोई कोई बात ऐसी बोल देता हूं जो किसी को नॉलेज नहीं है, तो आदमी यही है, यानी हमारी आम पब्लिक का यही है कि आपने जो बोल दिया उसी पर वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उस चीज की उन्हें समझ नहीं होती। और यही हमारे देश में हो रहा है। यानी हमारे देश में क्या हो रहा है कि आम पब्लिक को यह बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितना मैंने संविधान को पढ़ा, उतना मैंने सरकार के द्वारा किए गए संशोधनों को देखा, उसमें एनालिसिस किया, तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि संविधान खतरे में है। तो यदि ऐसा होता तो एज ए डेमोक्रेसी मैं बिल्कुल बोलता, क्योंकि बोलने से घबराना कैसा। चलिए, तो इसलिए मुझे दूसरा पर्पस भी रहता कि आपकी सोच को मैनिपुलेट करना है, मुझे बदलना है। और मैनिपुलेट दो तरीके से हो सकता है, या तो बुरे काम के लिए या अच्छे काम के लिए। तो मैंने आपको समझाया कि यदि कोई सरकार संविधान में संशोधन करती है, संविधान में संशोधन कर रही है संवैधानिक तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट उसे वैध मान रहा है, तो यह तानाशाही नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए। मुझे आप एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी के समय, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी के समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट थे वो कितने सारे किए गए? आपको पता है 10 बार, यानी 10 बार संविधान में संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के समय। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय केवल इन 10 सालों में, और जबकि 15 साल होने वाले हैं, इन 15 सालों के अंदर या अब तक के 12 साल की बात करें तो 12 साल और 11 साल में मैंने इतना देखा है कि संविधान में केवल 6 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 6 बार। और हमारे कानों में ये चीज भरी जाती है कि संविधान खतरे में है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। तो पहली बात हम ये कर लेते हैं, इंडियन पॉलिटी में संसद में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधन। तो आप लिखेंगे कि संसद के महत्वपूर्ण संशोधन। तो आप घबराइए नहीं, संविधान कोई खतरे में नहीं है, हमारा देश खतरे में नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई तानाशाही नहीं हो रही है जैसा मुझे लग रहा है। देखो, बस आदमी का फर्क होता है कि सरकार की विचारधारा क्या है। सरकार की जो विचारधारा होती है, सरकार उसी से काम करती है। जैसे कि पिछली सरकार जो कांग्रेसी थी, वो किसी की तरफ उनका अधिक झुकाव था, वो उस विचारधारा से काम कर रही थी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सही है। दूसरी बात, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है इस समय केंद्र में, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, राष्ट्रवादी सरकार है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भारत में ही राष्ट्रवादी सरकार हुई है। आप विश्व के कई सारे देशों को उठा लीजिए जहां पर आज भी राष्ट्रवादी सरकार काम कर रही है। क्या रशिया की बात करें, रशिया के राष्ट्रपति, वहां तो चुनाव भी कैसे होते हैं आप सभी को पता है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को कैसे संभाल रखा है, आप वहां जाकर देखें एक बार। कितना डिसिप्लिन है उस व्यक्ति में, कितना अनुशासन है उस व्यक्ति में, कितनी समझ है उस व्यक्ति में। चलिए, तो पहली बात कर लेते हैं कि संसद के महत्वपूर्ण संशोधन। संसद के महत्वपूर्ण संशोधन, संसद के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए, तो संशोधनों में बात करते हैं। हमारे संसद में, यानी हमारे भारत की संसद में सबसे पहला, जब हमारे संविधान को बनाया गया 1949 26 नवंबर को, उसके बाद जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से 1950 को लागू हो चुका था, तो जब हमारा संविधान 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, उसके जस्ट एक साल के बाद, उसके एक वर्ष के बाद हमारे संसद ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन किया, जिसका नाम है पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951। और पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 क्या कहता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे संविधान में सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में। तो डालेंगे सभी, पहली हेडिंग है हमारी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951।
यह पहला संवैधानिक संशोधन है। अच्छा, तो इसमें संशोधन में संसद क्या करना चाहती थी? ठीक है, तो इस संवैधानिक संशोधन में संसद ने यह किया, देखो कोई भी संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम होता है, उस अधिनियम बनने से पहले वो संसद में जब पेश होता है तो उसे संवैधानिक संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाता है बच्चों। जब बिल है तो बिल की प्रोसेस होती है कि बिल पहले दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, और स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो पहले हम बिल की बात करें, यानी पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1951। देखो इसमें क्या था, इसमेमें सरकार ने 1950 के संविधान लागू होने के बाद संविधान पूरा बन गया था, पूरा लागू हो गया था। उसके बाद 1951 और 52 में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। पहले लोकसभा चुनावों में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो निर्वाचित किए गए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के नेतृत्व में संसद में एक बिल लाया गया, और उस बिल में क्या था कि संपत्ति के अधिकार और भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को मान्यता प्रदान करनी थी। आपको पता है कि अंग्रेजों के समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो था, यानी जमींदार जो थे अंग्रेजों के समय, वो किसानों का और सूदखोरों का शोषण किया करते थे। यानी उस एक अंग्रेजी प्रथा को खत्म करना था कि बीच में जो जमींदार होता है ये बिचौलिया के रूप में काम करता है, और जमींदार किसी ना किसी तरीके से किसान पर कोई ना कोई प्रेशर बनाता है, और उस प्रेशर के मद्देनजर रखते हुए किसान अपनी आत्महत्या तक कर जाते हैं। यानी जमींदार अन्याय रूप से किसानों पर शोषण करता था, उनको प्रताड़ित करता था किसी ना किसी रूप से, चाहे वो धन से करे, चाहे वो शारीरिक शोषण करे, किसी भी तरीके से करे। यह हमारा इतिहास रहा है कि अंग्रेजों के समय में जमींदारों ने किसानों का बहुत शोषण किया है। तो इसलिए जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए नेहरू सरकार ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार, और उसके बाद था भूमि सुधार, यानी इन किसानों की जो भूमि थी उनमें सुधार करना, जमींदारी प्रथा को खत्म करना, और संपत्ति के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ता है। कौन सी जोड़ता है? 9वीं अनुसूची। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, लिखेंगे कि सरकार ने, यानी संसद के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 9वीं जोड़ी गई। एक नई अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। और 9वीं अनुसूची में क्या क्या किया देखते हैं। तो इसके बाद इसमें सबसे पहले भूमि सुधार, कौमा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आरटीपी कहा जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को वैधता प्रदान की, ठीक है। और आपको भी एक बात बता दूं कि 9वीं अनुसूची संविधान की एक ऐसी अनुसूची थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था। यानी कल को यदि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और संपत्ति के अधिकार से संबंधित कोई भी विवाद होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था। यानी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र 9वीं अनुसूची में आने वाले सभी विषयों पर सीमित कर दिया गया। समझे, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, और अमेरिका का संविधान ये कहता है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की संसद से
पास होने वाले किसी भी बिल पर, चाहे वो संवैधानिक संशोधन विधेयक ही क्यों ना है, उस पर अपनी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समझे? तो इसलिए अमेरिका के संविधान से लिया है, तो कुल मिला के भारत में भी यही प्रथा काम कर रही है। आज हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट संसद से पास होने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक पर वैधता की जांच कर सकता है कि वो बिल जो पास हुआ है क्या वो संविधान के अनुरूप है या वो संविधान के अनुरूप नहीं है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 ये जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए उस समय क्या था 1951 में कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो उस 9वीं अनुसूची में आने वाले सभी विषयों पर उसका अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। तो लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च कोर्ट की शक्ति व अधिकारों को 9वीं अनुसूची में आने वाले सभी विषय 9वीं अनुसूची में आने वाले सभी विषयों की समीक्षा को लेकर सभी विषयों के क्षेत्र में सभी विषयों के संबंध में अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। तो बच्चों पहली बात क्या थी कि इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहली बात। उसके बाद यानी जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज हमारे संविधान में 12 अनुसूची काम कर रही है, जिसमें से 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी पहले अमेंडमेंट में। इसमें भूमि सुधार अधिनियम था, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम था यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करना था, और संपत्ति के अधिकार को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 9वीं अनुसूची में आने वाले प्रत्येक विषय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करती थी, यानी वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। चलिए, तो ये इसको वैधता मिली। 1951 बड़ी धूमधाम से काम किया। ठीक है, अब दूसरे अमेंडमेंट की बात करते हैं कि संसद में आने वाला वह दूसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट कौन सा है। जैसे कि दूसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है 7वां संवैधानिक संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। इसके 5 साल बाद हुआ। हालांकि 1952 में हुआ था, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी हुआ है, 5वां भी हुआ है, 6वां भी हुआ है। लेकिन हमने बोला कि हम संसद के केवल महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करेंगे। आपको 1 से लेके 105 तक जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़ी जाए, केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। और पेपर में गारंटी कह रहा हूं यही पूछे जा सकते हैं, यही पूछे जाएंगे जो मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे हम। पहले के बाद आता है 7वां, तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 की बात करते हैं। देखिए, तो अब आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। देखिए, तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 क्या कहता है। आपको पता है कि 1956 के समय हमारे देश का एकीकरण किया जा रहा था, देश को एक किया जा रहा था। और जब देश को एक करने की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, उस समय आप सभी को पता है कि सरदार पटेल तो नहीं थे, खैर सरदार पटेल तो नहीं थे, लेकिन हमारे देश में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया था। और उस समय आपको पता है कि हमारे देश को एक करने के लिए, राज्यों का गठन करने के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी बनाने के लिए हमारे देश में एक आंदोलन हुआ था जिसे कहते हैं तेलुगु भाषी आंदोलन। और तेलुगु भाषी जब आंदोलन था तो वो भाषा के आधार पर, यानी तेलुगु भाषी ये मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। तभी आपको पता है कि 1953 में एक आयोग बना था जिसका नाम था
फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग ने जब 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को नहीं अपनाया जा सकता, ठीक है, तो तब जाके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। हाँ, भारत का ऐसा वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो चलिए 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत को एक करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आज हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 1956 के समय हमारे भारत में 14 राज्य थे और 6 यूटी थी। तो चलिए लिख देते हैं एक बार। तो लिखेंगे कि संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसे कहते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। संसद द्वारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और पूरे देश का एकीकरण करके 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी कुल मिलाके आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा भारत जो एक है, आज हमारे भारत जो हम संघीय ढांचा कहते हैं भारत का, और भारत पूरा एक है जिसे हम अखंड भारत भी कह सकते हैं। तो आज हमारे भारत में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि उस समय जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया तो उसी समय यहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद इसका दूसरा प्रावधान क्या आता है बच्चों? देखें, ये तो था पहला प्रावधान, लेकिन दूसरा प्रावधान क्या आता है इसका? आपको पता है कि आज हमारे भारत में ऐसी हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं जो एक हाई कोर्ट है लेकिन दोनों राज्यों का कार्यभार संभालती है, दोनों राज्यों के न्यायिक प्रशासन का यानी जुडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। जैसे कि बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है, आपको पता है। यानी पंजाब में अलग से हाई कोर्ट नहीं है और हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट नहीं है। यानी पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट हैं, बॉर्डरिंग स्टेट हैं। दोनों स्टेटों के लिए आज एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है जो चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में है। और दोनों की कैपिटल भी एक है। यानी पंजाब और हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जिनके न्यायिक प्रशासन का काम संभालने का काम केवल एक ही हाई कोर्ट करती है, और ये काम गलत नहीं है, ये काम संवैधानिक है। यानी हमारे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 ये कहता है कि हमारे संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। आज आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा का एक ही राज्यपाल है, हो सकता है, यदि नहीं भी है तो हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की। पंजाब एवं हरियाणा, सॉरी ये नहीं, आज एग्जाम्पल तो बाद में लिख सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल तथा एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक उच्च न्यायालय हो सकता है। आपको लगता है कि सर ये काम गलत है, तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है
कि पॉपुलेशन को देखते हुए, केसेस को देखते हुए पंजाब हरियाणा के एक ही हाई कोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए अलग अलग हाई कोर्ट की आवश्यकता महसूस नहीं हुई तो नहीं किया गया। आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन 1966 के साहा कमीशन के आधार पर किया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि आज एक ही हाई कोर्ट काम कर रही है, जैसे कि पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा, एक ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनका एक ही हाई कोर्ट है। आज इनका एक ही हाई कोर्ट है। तो आप लिख सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल में कि एक तो है महाराष्ट्र प्लस एक है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली, एक ये काम कर रही है। उसके अलावा एक पुडुचेरी काम कर रहा है। यानी आज इनकी एक ही हाई कोर्ट काम कर रही है। क्या कर रही है? एक ही हाई कोर्ट काम कर रही है। चलिए, हाँ जी, तो आगे ये आपको समझ में आ गया। ये भी, ये दो प्रावधान है इसमें और तीसरा प्रावधान नहीं है। तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल कर सकता है और एक ही हाई कोर्ट कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद कौन सा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है? बताइए मुझे, कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण हो सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971, 24वां। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। 24वां, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी ये मत सोचना कि सर आप 22 नहीं करा रहे, 21 नहीं करा रहे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ा भी दिया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो किसी भी एग्जाम को फाइट करना है। आपको पता है कि आपको कौन सा एग्जाम फाइट करना है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपने एग्जाम को। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करा सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। ओके, तो सभी यहां डाल सकते हैं आप, यहां जगह है हमारे पास और जगह को यूटिलाइज कर लेते हैं, यहां डाल लेते हैं। चलिए, यहां सभी डालेंगे 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। देखिए बच्चों, इसमें क्या किया गया मैं आपको इतना बता दूं कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 ये कहता है, और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप सभी को पता है। और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो इस बात का दावा कर रही थी, दावा पेश कर रही थी अपना, कि कैसे मूल अधिकारों को कम किया जाए और डीपीएसपी को बढ़ाया जाए। क्योंकि मैं बता दूं 1971 में हमारे इंडिया में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। भारत में लोकसभा के चुनाव 1971 में पूरे हुए थे, कंप्लीट हो गए थे 1971 में, यानी 1970 के आसपास चुनाव हुए। 1971 में जाके लोकसभा चुनावों के बाद इंदिरा गांधी की सरकार बहुमत में आई। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ये चाहती थी, यानी इंदिरा गांधी खुद बतौर प्रधानमंत्री ये चाहती थी कि हम देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ाएं। किसको? देश की सामाजिक यानी सोशली और इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए हमें संविधान में संशोधन भी करना है। तो उन्होंने एक संविधान में संशोधन किया जिसका नाम हुआ, और संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक पेश किया गया उसका नाम है 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम विधेयक 1971। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य क्या था? पहला आप उद्देश्य लिख लें इसका। इसका उद्देश्य यह था बच्चों कि 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद, 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद सरकार देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। संविधान में संशोधन करना, बस इतना है, संविधान में संशोधन करना। तो ये वाली बात थी।
अब संविधान में संशोधन करने के लिए क्या किया गया, एक विधेयक पेश किया गया जिसका नाम है 24वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि 1967 में, यानी 1967 में, आपको बता देता हूं, चलो मैं एक बार और, यानी आपको पता है कि बेटा 1967 में एक गोलकनाथ केस आया था। क्या आया था? गोलकनाथ केस, यानी गोलकनाथ मामला हुआ था 1967 में। 1967 में जो गोलकनाथ का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के मूल अधिकार के भागों को छोड़कर किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन यानी एडिशन, चेंज और रिपील कर सकती है, मूल अधिकारों को छोड़कर। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मूल अधिकारों की शक्तियों को कम किया जाए और संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जाए। यानी कुल मिलाकर इंदिरा गांधी कभी भी नहीं चाहती थी कि व्यक्तियों के दिए गए मूल अधिकारों को इतना बढ़ावा दिया जाए कि जनता हम पर ही हावी हो जाए। यह बात फैक्ट है। जिसको भी लगता है कि मैं थोड़ा किसी पर प्रहार कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन यह इतिहास है हमारा, और इतिहास इस बात का गवाह है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने जब जब अपने कार्यकाल में काम किया है, तब तब उन्होंने हमेशा मूल अधिकारों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। हमेशा मूल अधिकारों को, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है, हृदय कहा है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है, समझे ना, संविधान का घोषणा पत्र कहा है, उसकी बात करें तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने जब जब काम किया, व्यक्तियों के अधिकारों की अवहेलना की गई। सबसे बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी के दौरान। आपको पता है, इमरजेंसी में तो सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए, जबकि एक मूल अधिकार कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए था, एक मूल अधिकार, लेकिन वो भी खत्म करके जबरन लोगों की नसबंदी कराई गई। हाहाकार मचा, सारे बड़े बड़े अपोजिशन लीडरों को जेल में डाल दिया गया। ये तानाशाह नहीं तो क्या थी। हां, इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ किए गए कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं उनका सम्मान आज भी करता हूं, इंदिरा गांधी जी का। मुझे भारत के दो ही प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, भारत के अब तक के दो ही प्रधानमंत्री। मुझे किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने पढ़ा है। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को जब मैंने पढ़ा, ठीक है, और अभी के प्रधानमंत्री को जब मैं अपनी आंखों से काम करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे अब तक के इतिहास में, अब तक के मेरे जीवन में मुझे भारत के दो ही प्रधानमंत्री अब तक बहुत प्रभावित करते हैं। एक तो है श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको तो मैं अभी देख रहा हूं, लेकिन जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। और देखने से कहीं ज्यादा पढ़ने से चीजें आपको ज्यादा अच्छी होती है। यानी आज मैं दावा करूं कि मुझे नरेंद्र मोदी के द्वारा हर किए गए कार्य के बारे में इतना नहीं पता होगा। सीरियसली बात है, क्योंकि हम भी थोड़े बहुत करंट से पीछे हट जाते हैं, कभी न्यूज मिलती है तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन आज मैं सत्य बात बता रहा हूं कि आज मुझे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हर काम की नॉलेज नहीं हो सकती कि वो कौन सी योजना लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो खैर पता है दिल्ली मेट्रो का फेज 4 पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, 1400 करोड़ का कुछ बजट आया उनका। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के द्वारा सारे कार्यों की नॉलेज अभी मुझे तो इतनी नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए सारे कार्यों की नॉलेज मुझे है। क्योंकि इंदिरा गांधी को जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैंने एनालिसिस किया कि इंदिरा गांधी का दो रोल काम करते हैं, एक नेगेटिव रोल, एक पॉजिटिव रोल। इंदिरा गांधी ने नेगेटिव रोल में भी काम किया है, इंदिरा गांधी ने पॉजिटिव रोल में भी काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि अभी मैं इनको लेकर न्यूट्रल हूं, अभी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव को जज नहीं कर सकता। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा गांधी ने जब जब भारत पर शासन किया, 1967 में सरकार लेकर आई, 70 में फिर चुनाव हुए, 71 में आई, फिर 80 में आई ये, तो ऐसा हुआ 84 तक संभाला, 84 का सिख दंगा, ब्लू स्टार ऑपरेशन आप सभी को याद है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी ने जब जब अपनी सरकार में काम किया, अपनी सरकार बनाई, भारत के संविधान से मूल अधिकारों की अपेक्षा की गई है। भारत के मूल अधिकारों को हमेशा कम आंका गया है। पता नहीं इंदिरा गांधी को मूल अधिकारों से क्या दिक्कत थी, मुझे आज तक नहीं पता चल पाया।
क्योंकि मूल अधिकार जनता को मोर पावरफुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल। देखते हैं तो 1967 में गोलकनाथ का मामला यह कहता है कि संसद जो है, यानी संसद अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों के भाग को छोड़कर, यानी मूल अधिकारों को छोड़कर, मूल अधिकारों को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। यह गोलकनाथ का केस कहता है। चलिए, तो गोलकनाथ का केस तो यह कहता है कि मूल अधिकारों को छोड़कर, लेकिन आप सभी को पता है कि 1967 में भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और जजमेंट यह दिया गया था। तो इंदिरा गांधी का ईगो हर्ट हो गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं तो मूल अधिकारों की शक्ति को कम करना चाहती हूं और सुप्रीम कोर्ट मेरे विपरीत काम कर रहा है। तो इसलिए 1971 में जब 70 के चुनावों के बाद 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने एक 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पेश किया और वो ये कहती हैं, और इस बिल में संसद ये कहना चाहती है कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को वैध ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत चालाक था। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को खारिज किया और इसमें क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद से जो 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 पास हुआ है, पारित किया है, मैं इसको वैध ठहराता हूं और यह घोषणा करता हूं कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में कोई नया एडिशन, कोई नया चेंज या कोई भी टॉपिक को रिपील कर सकती है, किसी भी टॉपिक को रिपील कर सकती है। तो इसका मतलब ये था कि 74 में क्या बोला गया? 74 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले या जजमेंट, पूर्व फैसले की समीक्षा करके एक नया जजमेंट दिया, कि, और क्या जजमेंट दिया कि अब से संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में चेंज, एडिशन, रिपील कर सकती है। यानी यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संसद के द्वारा पारित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको वैध ठहराया गया। और वैध ठहरने के बाद, यानी आज यदि हमारे संसद की कोई भी सरकार यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर रही है तो वो मूल अधिकार के सहित कर रही है, यानी मूल अधिकारों में भी वो शक्तियों को सीमित कर सकती है। और आज आपको पता है कि यदि कोई सरकार मूल अधिकारों की शक्तियों को सीमित करना चाहता है लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो मूल अधिकार की शक्तियों को सीमित कर सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, उनमें चेंज भी कर सकता है। यानी ये 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971, और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो संविधान में कुछ भी कर सकती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
ये बोला कि कहीं आप ऐसा ना करो इंदिरा गांधी जी कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों को ही खत्म कर दो कभी। यानी इसमें ये बात लिख रही है कि मूल अधिकारों सहित, अब इसमें बोला है कि मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में वो रिपील भी कर सकती हैं, तो कहीं प्रधानमंत्री मूल अधिकारों को ही रिपील ना कर दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक व्यवस्था की और इस पर कंट्रोल लगाने के लिए 1973 का एक केशवानंद भारती मामला जज का जजमेंट दिया। और 1973 का केबीएम ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का केबीएम केस ये कहता है, केशवानंद भारती मामला, कि संसद 368 का प्रयोग तो कर सकती है संविधान के किसी भी भाग में, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब कल को यदि मान लो इंदिरा गांधी मूल अधिकारों को हटाने के बारे में सोचती, जैसा कि इस प्रावधान में लिखा गया है, मूल अधिकारों को कल को रिपील करने का सोचती, तो इंदिरा गांधी को केशवानंद भारती मामला 1973 याद आ जाता। इंदिरा गांधी कहती अरे नहीं यार, मूल अधिकारों को हटाने का मतलब है कि मूल ढांचे से छेड़छाड़। इसलिए इंदिरा गांधी ने कभी भी मूल अधिकारों को हटाने का प्रावधान नहीं किया, हालांकि मूल अधिकारों की शक्तियों को बहुत हद तक कम किया है। चलिए बहुत अच्छे, तो यहां तक आप समझ में आ गया। यानी 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह था जो गोलकनाथ केस को क्या देता है, चुनौती देता है। क्या देता है, चुनौती देता है, चैलेंज करता है इसको, ठीक है। और यहां से फिर ये, और फिर इसके बाद आप सभी को पता है दूसरा केस कौन था 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। चलिए बहुत अच्छे, तो ये एक सर्किल है गौर, ये एक सर्किल है जो आप सभी जानते हैं। और इससे पहले तो 1950 का संविधान काम ही कर रहा था, 1950 का संविधान यहां पर काम कर ही रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहां से ये सर्किल चलता गया। तो बच्चों आप सब यहां पे आप सभी हेडिंग डाल दीजिए वाली, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है, ठीक है। इसको मैं पढ़ाना चाहता था, किसे, इसे मैं डबल बॉक्स में क्रिएट कर देता हूं, ये वहां पे ना लिख के मैंने यहां लिख दिया है, तो घबराए नहीं कोई। चलिए यहां लिख दिया है मैंने, आप इस चीज को अच्छे से कवर कर लेना एक बार। बहुत अच्छे, आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं, और 24 के बाद 1971 के बाद आता है हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ये एक्चुअली में आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का 42 अमेंडमेंट, हमारे संविधान का 42 जो अमेंडमेंट है, ये अपने आप में इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है इसको, कि आज इसे हमारे संविधान में, यानी चलो उसकी कहानी बता देते हैं, कहानी क्या थी एक्चुअली में, फिर इसके बाद तो इसकी चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा इस पे लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पर है, क्योंकि फिर दिक्कत होगी आपको। यहां लिख देते हैं कि इसका सॉल्यूशन या इसका एक्सप्लेन, नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज पर है, चलिए इसका एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज पर है। देखिए अब आते हैं 42 में, यही लिख लेते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विपक्ष के दल के नेता, अपोजिशन लीडर, उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से जब यह बात कही तो इंदिरा गांधी की कुर्सी हल गई। और उस समय उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान से बोला था कि इंदिरा कुर्सी खाली करो, जनता आती है।
यानी ये जो जयप्रकाश नारायण का जुनून से भरा हुआ, आंखें लाल थी और एकदम गुस्से से तेज लाल हुए जयप्रकाश नारायण ने, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है हमारे इतिहास में। और जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता, जिन्हें अपोजिशन लीडर कहा गया। वो दिल्ली के रामलीला मैदान से लाखों लोगों की भीड़ों में 10 लाख की भीड़ सामने थी और 10 लाख की भीड़ के सामने बोलते हैं दिल्ली की जनता से कि कुर्सी खाली करो, इंदिरा जनता आती है। यानी ये बयान सुनकर जब इंदिरा गांधी बैठी अपने पीएम हाउस में और इंदिरा गांधी के कानों में जब ये आवाज गूंज सुनाई दी गई, तो इंदिरा गांधी ने न आव देखा न ताव देखा, तुरंत उसने इमरजेंसी पावर क्या कर दी, इंडिया पर इंपोज कर दी। तुरंत अपने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 की घोषणा कर दी। और भी कुछ सारी चीजें थी। एक तो जयप्रकाश नारायण का नारा था, उसके अलावा दूसरा कारण यह था कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी की चुनावी गड़बड़ी पाई गई। यानी 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी चुनावों की गड़बड़ी पाई गई, यानी काउंटिंग गलत बैठी, या इंदिरा गांधी ने कोई अवैध काम किया था चुनावी में जो उसका जो मैटर था। तो ये सारी चीज थी। चलिए, आज क्या होता है, आज मुझे ये समझ में नहीं आता कि देखो, आपको ऐसा लगता है, मैं जनता से बात कर रहा हूं, मुझे जनता से बहुत ज्यादा प्यार है, प्रेम है और लगाव है मुझे। मैं जनता से एक बात कह देना चाहता हूं कि आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है या ईवीएम में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ईवीएम एक्चुअली में, ईवीएम से पहला चुनाव कब हुआ था? आप सभी को पता है ईवीएम से पहला चुनाव कब हुआ था? 1967 का चुनाव हुआ था। और ईवीएम को लाने वाले कौन थे? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सभी को पता है। यानी ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और आज वही हमारी अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस जो ये पार्टी है, यही आरोप लगाती है कि ईवीएम की गलती है। देखो, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ये कहता है, और इलेक्शन कमीशन यानी मैं तो कुछ नहीं हूं ना अभी, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के चीफ मैनेजर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो ये कह रहे हैं, जबकि वो तो संवैधानिक पद है भाई, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है कि ईवीएम खराब है। मुझे ये नहीं पता कि ईवीएम कहां खराब है, मैंने इतनी बार चेक करा ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम कहां खराब है। यानी जो ईवीएम का ये ढिंडोरा पीट रखा है, ये बहुत गलत है, क्योंकि ईवीएम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं भी जब आने वाले चुनावों में देखता हूं, तो मैंने भी कई सारे चुनावों में एनालिसिस किया। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का जीत हुई है, इसके कुछ समय पहले हिमाचल में कांग्रेस जीती थी। यानी बात वही है, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर, लेकिन हां, जहां पर कांग्रेस की जीत होती है वहां ईवीएम सही होती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं होती वहां ईवीएम खराब हो जाती है। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर इस बात को कह रहे हैं, तो मैं उस संवैधानिक पद की इज्जत करते हुए, मैं उस चुनाव आयोग की इज्जत करते हुए यह बात का समर्थन करता हूं कि ईवीएम से जो ये भ्रमित जनता को फैलाया जा रहा है, तो जनता को भटकाया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं नहीं कहता कि हमेशा गवर्नमेंट यही देगी। गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं, पार्टी आएंगी जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम याद, आपको भाषण याद है कि हमारा देश रहना चाहिए, ठीक है। हमारे देश की जनता को समझ विकसित होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे बयानों से देश की जनता को भटकाया जाएगा तो देश की जनता उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाएगी जो एक्चुअल भारत के मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी, आपका डेवलपमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत की इकोनॉमी, भारत का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन, ये सारे मुद्दे धरे की धरे रह जाएंगे। इसलिए मैं जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि प्लीज अनसुलझे और अनसमझे गए बयानों पर ध्यान ना दीजिए। यदि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा है कि चुनाव फेयर हुआ है, तो चुनाव फेयर हुआ है। हां, ईवीएम की गलती नहीं होती, गलती होती है तो फर्जी वोटर्स की होती है। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ फर्जी वोटर्स वोट देने आ जाते हैं, तो उससे ईवीएम में काउंटिंग्स का अप डाउन हो जाता है, ठीक है।
बल्कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी ईवीएम में ना एक वोट कम कर सकता है ना एक वोट बढ़ा सकता है। फर्क पड़ता है तो फर्जी वोटर्स का पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके जिले में मान लो 10 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन आपके जिले से ईवीएम पर वोट डाले गए 15 लाख, तो ये 5 लाख कहां से आए, ये पता करना चाहिए आपको, ना कि ये कि ईवीएम खराब है। मशीन खराब नहीं है, हाँ मशीनें खराब हो सकती है लेकिन इतनी नहीं हो सकती। चलिए तो बात करते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ऐसा ही कुछ मंजर हमारे भारत में छा रहा था। 1971 का चुनाव हुआ, चुनाव में गड़बड़ी पाई गई, जयप्रकाश का नारायण रामलीला के मैदान से आया और इंदिरा गांधी ने तुरंत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। 24 जून 1975, 2.5 साल की इमरजेंसी, जिसमें सारे काम हुए, सारे इलीगल काम हुए जितने भी थे। अब बात यह थी, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल में सारी पावर इंदिरा गांधी यानी प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे उन्होंने 1976 में एक संवैधानिक संशोधन को करना चाहा, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया, स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति जो है ना, इस कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट को कहा गया 42वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। और उस बिल को जब संसद में पेश किया गया और उसे पारित किया गया, तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया 1976 के नाम से। आज इसे, यानी ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद कानून कहा जाता है। यानी आज हमारे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, सबसे एक्सटेंड अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, और सबसे डिस्प्यूटेड एक्ट इसको कहा जाता है। यानी आज तक हमारे भारत में यदि कोई भी कानून पर विवाद होता है तो वो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। यानी आज हमारे भारत की यदि रूलिंग गवर्नमेंट एंटी पार्टी को घेरना चाहे तो आज इसी एक्ट पर घेर लेती है। आपने सुना है ना नरेंद्र मोदी जी को भाषण में कहते हुए, कि नरेंद्र मोदी जी भाषण में क्या कहते हैं, जब उन्हें अपोजिशन की बुराई करनी है तो वो क्या कहते हैं, वो जनता से ये कहते हैं कि जाओ भाई बहनों एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को पढ़ लेना और फिर बताना कि तानाशाह कौन है। यानी वो यही बात कहते हैं। तो उनके मुंह से जो ये 42वां शब्द निकला है वो कैसे निकला, वो हमेशा इस पर ही हमला करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद, ऐसे लिखें, राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, एक कमेटी गठित की, और उस समिति ने क्या किया, उन समिति ने 1976 में एक रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट को क्या किया, प्रेजेंट किया, रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट को 42वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कहा गया। और इस रिपोर्ट को
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा गया, बिल कहा गया, ठीक है। और 18 जनवरी है मेरे हिसाब से, शायद 75 और 1 मिनट रुकिए, 75 में पेश हुआ, सॉरी 76 में पेश हुआ था। और ठीक है 18 फरवरी कर लीजिए इसको, 18 फरवरी 1976, 18 फरवरी 1976, 18 जुलाई था ये, सॉरी फरवरी तो पेश हुआ था ना, तो 18 जुलाई 1976 को राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद, राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद, सहमति मिलने के बाद क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो लिख देना कि यह 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, एक्ट कहा गया। यानी 18 जुलाई 1976 को राष्ट्रपति ने लगा दी इस पर मोहर, और मोहर के लगते ही बन गया ये कानून। जैसे ही ये कानून बनता है, तो जैसे ही कानून बनता है तो भाई पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो पूरे भारत का है ना, और संसद भी पूरे भारत की है। क्या राज्य की संसद होती है क्या, बताइए, कि भैया संसद ने कानून बनाया और वो महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, वो दिल्ली में लागू नहीं होगा, बाकी पूरे भारत में लागू होगा। हाँ, ऐसे हमारे अपवाद पहले 2019 से पहले था कि संसद यदि कानून बनाती है तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर एक अलग संविधान रखता था, इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार से पहले पूछना पड़ता था। तो वहां की राज्य सरकार से पहले सहमति लेनी पड़ती थी यदि संसद कानून बनाती है कि वहां पर लागू किया जाए या नहीं। यदि वहां का मुख्यमंत्री यह कहता है कि हमारे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, तो संसद वहां पर कानून को लागू नहीं कर सकती थी। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के अकॉर्डिंग आज संसद आर्टिकल 370 को हटा के और 35A की धारा को हटा के यह साबित कर देती है कि आज जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न राज्य है, एक अभिन्न अंग है। और यदि संसद पूरे भारत के लिए आज कानून बनाती है तो आज जम्मू कश्मीर में भी वह समान रूप से लागू होगा। उसके बाद जब यह 42वां एक्ट बनी गया था, जब यह 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनी गया था, तो इसमें बेटा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, सॉरी इनमें हाँ कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान लाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आपसे, और इस पार्ट में नहीं। और यकीनन कहता हूं कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बस 42वां थोड़ा बड़ा है और 44वां बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे अमेंडमेंट एक्ट है। तो देखें जैसे कि हम पहले चल रहे थे, देखें एक बार हम देखो, पहले पढ़ाया 3 लाइन में खत्म हो गया, दूसरा पढ़ाया 2 लाइन में खत्म हो गया, बस तीसरा पढ़ाया तो देखो मुश्किल से मुश्किल 5 लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। अब 42वां थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि समझाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन और आप कैसे हैं सब, आप अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, आशा करता हूं। और फेस्टिवल्स कोई है नहीं है तो प्लीज घर जाने का बहाना ना बनाइएगा कि घर जाना है, यादें आ रही हैं। हाँ, एक फेस्टिवल आ रहा है उस पर लोग घर जाने की बोल रहे हैं आजकल, जैसा मेरे कानों में सुनाई दिया कि नया साल आ रहा है। तो मैं तो खैर अभी आपको बधाई दे देता हूं, ठीक है, कि नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले नए साल में अब 2025 में आप अपना क्या एम लेके चलते हैं, क्या आपकी शपथ है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि नया साल आने ही वाला है कुछ दिनों में। लेकिन घर जाने का बहाना मत तलाशिए। यदि हाँ माँ की याद आ रही है, माँ से मिलना है, क्योंकि माँ एक ऐसा एक अजूबा या ऐसा एक पूरा ढांचा है हमारे लाइफ में, माँ की ममता की, माँ की प्यार की बात करें, जो आपको राजा की तरह पाले, उसे आप महारानी की तरह रखा करो, वो है आपकी माँ। चलिए, तो यादें आ रही हैं तो नए साल का दिन भी आ रहा है, अपने घर जा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी लौटें तो कोई ना कोई एम और लक्ष्य जरूर हो आपके पास आने वाले एग्जाम के लिए, या जिसको भी जो करना है
एवरीथिंग इज ऑल। बात करते हैं आगे तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी नहीं। और अभी आपसे हम सभी को नमस्कार चाहते हैं और सभी अच्छे रहें, खुश रहें, ठीक है। और हाँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार, क्योंकि और भी चीजें यहां से लाई जा रही हैं तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए, नमस्कार सभी को।